नमस्कार सभी को। आज फिर स्वागत है आपका आज अपने एक नए ब्लॉग के अंदर। अभी सुबह के बज चुके हैं 4 लगभग और मैंने अभी चाय बनाई है, चाय वगैरह पी है। ये देखो इस प्रकार बर्तन बड़े हैं साफ करने वाले। आज फिर वही कुछ स्टडी कर रहा था। अभी आप समझ गए होंगे चाय मैंने बनाई है तो मिसेज माई खींच लेगी है। इधर अपना पड़ा है कूलर और ये छोटा पंखा जो भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है और वो सामने घड़ी लगी हुई है। चलिए बात करते हैं पशुपति मोहर के बारे में। जो पशुपति मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है एक मोहर, पशुपति मोहर, जिसपे कि एक पुरुष है जो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके 3 मुख है और उसके सिर पर 3 सींग भी बने हुए हैं। इसके बाईं ओर एक गेंडा है और एक भैंसा बना हुआ है और इसके दाईं ओर एक हाथी का चित्र बना हुआ है, व्याघ्र का चित्र बना हुआ है और एक हिरण का चित्र बना हुआ है। और इस मोहर को पशुपति शिव का रूप माना गया है। पशुपति शिव का रूप माना गया है और इतिहासकार जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव आद्य शिव कहा है। तो ये पशुपति मोहर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के अंदर जो छोटे प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से आएंगे। यानी पशुपति मोहर क्या है, इसके बारे में जो मैंने अभी बताया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और जिसके 3 मुख हैं और उसके सिर पर 3 सींग भी बने हुए हैं। इसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा बना हुआ है और इसके दाईं ओर एक व्याघ्र है, एक हाथी है और एक हिरण का चित्र बना हुआ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है और इसे जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव का रूप बताया है। तो समझ गए आप कि पशुपति मोहर क्या है। इसके बाद में एक प्रश्न और है कि विदथ क्या है? विदथ क्या है? यानी विदथ ऋग्वेद काल के अंदर इसका 122 बार इसका शब्द का जो प्रयोग मिलता है और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद काल के अंदर यह एक महत्वपूर्ण एक जनसभा थी। और इतिहासकार अल्तेकर जो महोदय है उन्होंने बताया है कि यह एक उन लोगों की वो एक परिषद थी, यानी विद्वानों की एक महत्वपूर्ण परिषद हुआ करती थी। यहाँ पर धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ करता था। इसके अलावा आर.एस. शर्मा ने इसे आर्यों की प्राचीनतम जनसभा माना है। किसकी? आर्यों की प्राचीनतम जनसभा माना है। इस सभा में स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से भाग लेते थे और इस सभा के अंदर जो सामाजिक, धार्मिक, सैनिक आदि प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ करता था। तो समझ गए आप विदथ क्या है। ऋग्वेद काल के अंदर इसका 122 बार प्रयोग हुआ है और इसे ऋग्वेद काल के लोगों की एक महत्वपूर्ण सभा बताया है। अल्तेकर महोदय इसे विद्वानों की एक महत्वपूर्ण परिषद बताते हैं जिस पर धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ करता था। और आर.एस. शर्मा इसे आर्यों की प्राचीन महत्वपूर्ण सभा मानते हैं। किसकी? आर्यों की महत्वपूर्ण प्राचीन जनसभा मानते हैं। और इसके अनुसार इसमें स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से इसमें भाग लेते थे और यहाँ पर धार्मिक है, सैनिक है, सामाजिक है और आर्थिक, इन सभी प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ करता था। तो समझ गए आप विदथ क्या थे। इसके बाद में एक और प्रश्न बनता है कि पेरिपल्स क्या है? पेरिपल्स क्या है? पेरिपल्स क्या है? यह एक प्राचीन एक ग्रंथ का नाम है पेरिपल्स। और इस ग्रंथ को किसने लिखा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। और इस ग्रंथ के अंदर प्राचीन भारत के सामुद्रिक
मार्गों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राचीन सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा, पेरिप्लस। और इसकी रचना 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच मानी गई है। 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच मानी गई है इसकी रचना। इस ग्रंथ में भारतीय बंदरगाहों, प्राचीन भारतीय बंदरगाहों और प्राचीन भारतीय सामुद्रिक मार्गों की महत्वपूर्ण जानकारियां वो मिलती है। कहते हैं कि पेरिप्लस के जो लेखक थे, जिसने पेरिप्लस को लिखा था, उस लेखक ने प्राचीन काल के अंदर यानी 80 ईस्वी के आसपास हिंद महासागर और प्राचीन भारत के जो भी समुद्री मार्ग थे उन सभी की इसने यात्रा की थी। और यात्रा के अंदर जो कुछ भी इस लेखक ने देखा था वो सारा का सारा वृत्तांत है, वो अपनी जो पुस्तक है, जो अपना ग्रंथ है महत्वपूर्ण पेरिप्लस, उसके अंदर इसने वर्णन कर दिया था, उसके अंदर लिखा था। पेरिप्लस के लेखक ने उस वक्त इन बंदरगाहों से आयात निर्यात की जाने वाली जो कौन कौन सी वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं की जो जानकारी है, आयात निर्यात कैसे होता है, वो सारी के सारा जो वृत्तांत है इस पेरिप्लस के अंदर लिखा था। और वर्तमान के अंदर जो ये पेरिप्लस ग्रंथ है मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। तो समझ गए आप पेरिप्लस क्या है। इसके बाद एक और प्रश्न, यानी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस यानी मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो किसने की थी, वो की थी विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने की थी। और इस ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य का वर्णन है जो वो मिलता है। और इस ग्रंथ में नंद वंश और मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी, नंद वंश की और मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जानकारी मिलती है कि किन कारणों से नंद वंश का पतन हुआ था, वो कौन से कारण थे जिन कारणों से नंद वंश का पतन हुआ था और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ये सारी की सारी जो जानकारी है वो किससे मिलती है, मुद्रा राक्षस से। इसकी रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने। तो समझ गए आप मुद्रा राक्षस क्या है। चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा देखते हैं। ठंड भी हो चुकी है और देखते हैं अपने पौधे। यहाँ पे कुछ पौधे लगाए थे, ये देखिए आप। यहाँ पे एक कलम लगाई थी गुलाब की और ये छोटी सी पंखुड़ी, यहाँ पे फूल लगेगा। ये बरकियाँ लगाई हुई है और ये फूलों वाले छोटे छोटे जो जड़ी बूटी होते हैं, बिच्छू बूटी बोलते हैं, वो है। और ये गुलाब की कलम लगाई थी जो बढ़िया चल चुकी है और ये यहाँ पे फूल भी लगने वाला है। और इधर ये गुलाब की कलम ये लगी हुई है और ये केली के पौधे लगे हुए हैं। और ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अदरक लगाया था, ये अदरक का पौधा है। ये अदरक एक पौधा, ये अदरक का ये पौधा, ये अदरक का पौधा। और ये इधर केली के फूल लगे हुए हैं, ये देखो। चलिए एक प्रश्न और याद आ गया कि कालिदास द्वारा लिखे हुए कौन कौन से ग्रंथ हैं। कालिदास द्वारा लिखे हुए कौन कौन से ग्रंथ हैं। उनके कालिदास द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, विक्रमवंशीय, मालविकाग्नि मित्रम, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये लिखे थे कालिदास ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ। दोबारा फिर बताता हूँ, कालिदास द्वारा लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथ रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवंशीय, कुमार संभव और मालविकाग्नि मित्रम। ये ग्रंथ लिखे थे कालिदास ने। ये इधर अपनी थोड़ी सी पेंटिंग की हुई है और ये छोटा सा बगीचा, ये लगाए हुए कुछ पौधे, इनके फूल लगते हैं पीले पीले, बड़े खूबसूरत।
चलिए अंदर चलते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।